दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं, प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम। तो चलिए शुरू करते हैं। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदवा नामक गांव में एक दलित चर्मकार परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम वासंती देवी और पिता का नाम संत सोभी राम था। वे 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 6 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया उनसे छिन गया। 8 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया। जगजीवन, जिन्हें सम्मान स्वरूप बाबू भी कहा जाता था, एक भारतीय राजनीतिक तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू हैं। उनमें से ही एक है भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान। 28 साल की उम्र में ही 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित कर दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबू डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए। बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें वह मंत्री बने। साल भर के अंदर ही अंग्रेजों और गैर जिम्मेदार रुख के कारण महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। बाबू इस काम में सबसे आगे थे। पद का लालच उन्हें छू तक नहीं गया था। बाद में वह महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। जब मुंबई में 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की तो जगजीवन राम वहीं थे। तय योजना के अनुसार उन्हें बिहार में आंदोलन को तेज करना था, लेकिन 10 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाबूजी ने वर्ष 1920 में आरा स्थित अग्रवाल विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश लिया। आयु वृद्धि के साथ ही उन्हें परिपक्वता का भी समावेश हो रहा था। उनकी विदेशी भाषाओं को समझने व सीखने की जिज्ञासा के बल पर उन्होंने अंग्रेजी में निपुणता हासिल की। साथ ही मानवी भी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित अनंत मठ की मूल पुस्तक, जो बंगाली में लिखे थे, को पढ़ने के लिए बंगाली तक सीख गए। वे अंग्रेजी व बंगाली के साथ साथ हिंदी व संस्कृत में भी माहिर थे। 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जब आरा पधारे तो वे युवा जगजीवन के व्यापक ज्ञान व सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें तभी आभास हो गया कि यह किशोर भविष्य में देश की आज़ादी व राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने युवा जगजीवन से स्वयं मुलाकात की व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण दिया, परंतु जगजीवन राम को वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ा। क्रांतिकारी स्वभाव के जगजीवन ने इसका खुलकर विरोध किया और वे सफल भी हुई। आंतरिक विज्ञान परीक्षा इंटरमीडिएट साइंस में वे उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हुए व वर्ष 1931 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक में उच्चतम अंकों से पास हुए। राजनीतिक जीवन का शंखनाद। बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन का आगाज कलकत्ता से हुआ। कलकत्ता आने के 6 महीने के भीतर ही उन्होंने विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भारत बाबूजी के कार्य व नेतृत्व क्षमता का आभास हो गया। इस काल के दौरान बाबू ने चंद्रशेखर आजाद तथा सिद्धहस्त लेखक मनमनाथ गुप्त जैसे विख्यात स्वतंत्रता विचारकों के साथ काम किया। 1934 में संपूर्ण बिहार भूकंप की तबाही से पीड़ित था।
तब बाबूजी ने बिहार की मदद व राहत कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाए। बिहार में पहली बार उनकी मुलाकात उस काल के सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली व अहिंसावादी स्वतंत्रता सेनानी माननीय श्री मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी ने बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि बाबूजी यह जानते थे कि पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही स्वतंत्रता सेनानी ऐसा था जो स्वतंत्रता व पिछड़ों वर्गों के विकास दोनों की लड़ रहा था, और वे गांधी जी। अन्य सभी सेनानी दोनों में से किसी एक का चुनाव करते तो बाबू दलितों के सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने गए। वे गांधी जी के विश्वसनीय एवं मित्र पात्र बने। वह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के मुख्यधारा में प्रवेश कर गए। अपने विद्यार्थी जीवन में बाबूजी ने वर्ष 1934 में कलकत्ता के विभिन्न जिलों में संत रविदास जयंती मनाने के लिए अखिल भारतीय रविदास महासभा का गठन किया। उन्होंने 2 अन्य संस्थानों का गठन किया, खेतिहर मजदूर सभा व 2 भारतीय दलित वर्ग संघ। वर्ष 1935 में बाबू जगजीवन राम ने डॉक्टर बीरबल की सुपुत्री इंद्राणी देवी से विवाह किया। डॉक्टर बीरबल कानपुर के प्रख्यात चिकित्सक थे व इंद्राणी देवी भविष्य जगजीवन राम के विचार से अति प्रभावित थी। इस विवाहित जोड़ी ने कुछ वर्षों के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुरेश रखा गया व एक पुत्री जिसका नाम रखा गया मीरा। विरोध दल का काल बाबू के लिए ये समय अत्यंत परिश्रम का था और वे एक अनमोल मौका था भारतीय राजनीति में अपने अमिट छाप छोड़ने का। वर्ष 1936 व बाबू की आयु थी 28 वर्ष। अंग्रेज बिहार में कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कठपुतली सरकार बनाने का निष्फल प्रयत्न किया। इन चुनाव में बाबूजी सहित अन्य 14 भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य निर्वाचित हुए। बाबूजी की बढ़ती राजनीतिक शक्ति व लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों ने उनके समक्ष बड़ी रकम के बदले समर्थन देने की बात रखी, जिसे बाबू ने क्षण भर की भी देर न करते हुए तुरंत ही ठुकरा दिया। इस घटना का पता चलते ही गांधी जी का विश्वास बाबूजी पर और अधिक बढ़ गया और उन्होंने बाबू के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ कहीं। जगजीवन राम तपे कंचन की खातिर खरे व सच्चे हैं, मेरा हृदय उनके प्रति आदरपूर्ण प्रशंसा से अपूरित है। कठपुतली सरकार का खेल खत्म हो चुका था व कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। बाबूजी को इस सरकार में कृषि मंत्रालय, सहकारी उद्योग व ग्रामीण विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1938 में अंडमान कैदियों के मुद्दे पर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल से महात्मा गांधी अति क्रोधित हुए और उनके एक आह्वान पर सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात गांधी ने 9 अगस्त 1942 से उनके विख्यात आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया। उन्होंने बाबू को बिहार व उत्तर पूर्वी भारत में इस आंदोलन के तेजी प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी, जिसे बाबूजी ने बेहतरीन रूप से निभाया, किंतु प्रचार के 10 दिन बाद ही बाबूजी गिरफ्तार कर लिए गए। बाबूजी उन 12 राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे जिन्हें अंतरिम सरकार के गठन के लिए लॉर्ड वावेल ने अगस्त 1946 को आमंत्रित किया था। सितंबर 1946 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हिस्सा लेने के उपरांत स्वदेश लौट रहे बाबू का विमान इराक स्थित बसरा के रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में बाबू को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज़ादी के पश्चात वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित सरकार में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की व अगले 3 दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई। इस महान राजनीतिक ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वर्ष से अधिक दान में दिए। संविधान निर्माताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वप्रथम माना। पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है। समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कभी कोई हिचक नहीं होती। श्री जगजीवन राम उनमें से एक ऐसे महान व्यक्ति, श्रम, रेलवे, कृषि, संचार, रक्षा की जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया हो उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पर पहुंचाने का अथक प्रयास किया।
स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरांत भारत के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी नई सरकार पर थी और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान बाबूजी का रहा। प्रथम सरकार में पूरी ग्रामीण शाहबाज से निर्वाचित सांसद बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। शुरू से उनका प्रिय विषय रहा, क्योंकि चांदवा की माटी में पले बढ़े बाबूजी का जन्म एक खेतिहर मजदूर के घर हुआ था, जहां उन्होंने इन विलक्षण भरी परिस्थितियों को स्वयं झेला। कलकत्ता में वे मिल मजदूरों के परिस्थितियों में से वाकिफ थे। श्रम मंत्री के रूप में बाबूजी ने समय द्वारा जांचे परखे कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने का अहम फैसला लिया। ये कानून मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद व आज के युग में सबसे बड़े हथियार के में देखे जाते हैं। ये कानून की इस प्रकार थे: इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडियन ट्रेड यूनियन संशोधन एक्ट 1960, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। दो अति आवश्यक कानून जिनके बिना आज का व्यापारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता: एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। संचार मंत्री बाबूजी संसद को अपना दूसरा घर मानते थे। वर्ष 1952 में जवाहरलाल नेहरू के सासाराम से निर्वाचित बाबू जगजीवन राम को संचार मंत्री बनाया गया। उस समय संचार मंत्रालय में ही विमानन विभाग भी शामिल था। बाबूजी ने निजी विमान कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की एक और कदम बढ़ाए। परिणाम स्वरूप वायुसेना निगम, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई। इस राष्ट्रीयकरण योजना के प्रबल विरोध होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसे स्थगित करने के पक्ष में खड़े हो गए, परंतु बाबूजी के समझाने पर वे मान गए। वह विरोध भी लगभग खत्म हो गया। गांव में डाक खानों का जाल बिछाने की बात भी उन्होंने कही। वह नेटवर्क के विस्तार का चुनौतीपूर्ण कार्य आरंभ किया। बाबूजी के इस मेहनती अंदाज को भारतवर्ष के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ इस प्रकार बयान किया: बाबू जगजीवन राम दृढ़ संकल्प कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही त्याग में भी किसी से पीछे नहीं रहे। इनमें धर्मोपासकों का उत्साह और लगन है। रेल मंत्री के रूप में सासाराम से पुनर्निर्वाचित बाबूजी को वर्ष 1956 से 62 तक रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने रेल मंत्री के रूप में भारतीय रेलवे की काया पलट दी। बाबू ने भारतीय रेलवे को आधुनिक दुनिया के संदर्भ में आधुनिक रेलवे के निर्माण की बात कही। उन्होंने 5 सालों तक रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया, तो जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने रेलवे अधिकारियों, अफसरों व कर्मचारियों के विकास पर अधिक बल दिया। उपयुक्त रेखा चित्र से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1956 से 62 तक का रेल मार्ग निर्माण कार्य किसी और वर्ष की तुलना में अधिक था। वे अब तक के सबसे सफल रेल मंत्री माने जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में बाबूजी 1962 के आम चुनाव में सासाराम की जनता ने बाबूजी को पुनः विजय वरदान दिए व उन्हें परिवहन एवं संचार मंत्रालय का दायित्व दिया, परंतु बाबूजी ने कामराज योजना के तहत इस्तीफा दे दिया। वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लग गए। 1966 से 67 के आम चुनाव में विजयी बाबू जगजीवन राम को उस सरकार में एक बार फिर श्रम मंत्रालय दिया गया, किंतु एक वर्ष उपरांत उन्हें कृषि एवं खाद्य मंत्रालय का दायित्व दिया गया। चीन व पाकिस्तान से जंग के पश्चात भारत में गरीबी व भूखमरी के हालात पैदा हो गए तथा अमेरिका से PL 480 के तहत मिलने वाला गेहूं व ज्वार खाद्य आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। ऐसी कठिन परिस्थिति में बाबूजी ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से हरित क्रांति की बुनियादी रखी व मात्र 2 वर्षों के उपरांत ही भारत फूड सरप्लस देश बन गया। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय में रहते हुए बाबूजी ने देश को भीषण बाढ़ से भी राहत पहुंचाई, भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। 1971 के आम चुनाव में एक बार फिर बाबूजी की जीत हुई व उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार में इस बार रक्षा मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय को भी अपनी सेवाएं प्रदान करने का मौका मिला। बाबूजी ने सर्वप्रथम भारत के राजनीतिक मानचित्र को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। भारत पाकिस्तान की उस अभूतपूर्व जंग में बाबूजी ने देश का जनता से वायदा किया, ये जंग भारत भूमि के एक सुई की नोक के बराबर तक भाग पर भी नहीं लड़ी जाएगी और वे इस वायदे पे कायम रहें।
उनकी इस महान सेवा के लिए श्री राजीव गांधी ने कुछ इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्र को आज़ाद कराने में बाबूजी का योगदान बड़ा ही सराहनीय रहा। देश को अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा बांग्लादेश की मुक्ति के युद्ध में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 1974 में बाबूजी ने कृषि एवं सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी ली। नई प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव रखी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि देश की आम जनता को पर्याप्त मात्रा व कम दाम में खाद्य उपलब्ध हो। कांग्रेस के आधार स्तंभ। बाबूजी ने दिसंबर 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी मां के समान बताया व उसकी सेवा में सदैव आगे रहे। बाबूजी 1937 से 77 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। स्वतंत्रता प्राप्त उपरांत वे कांग्रेस के लिए अपरिहार्य हो गए। बाबू जगजीवन राम महात्मा गांधी के प्रिय थे ही साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सबसे अहम सलाहकारों में से भी एक थे। वर्ष 1966 में माननीय लाल बहादुर शास्त्री के विधानों उपरांत कांग्रेस पार्टी का आपसी मतभेदों व सत्ता की लड़ाई के कारण बंटवारा हो गया, जहां एक तरफ नीलम संजीवा रेड्डी, मोरारजी देसाई व कुमार पासामी कामराज जैसे दिग्गजों ने अपने अलग अलग पार्टी की रचना की, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम व फखरुद्दीन अली अहमद जैसे आधुनिक सोच के व्यक्ति कांग्रेस कमेटी के साथ खड़े रहे। वर्ष 1969 में बाबू निर्विरोध कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। बाबूजी ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने व उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी 1971 के आम चुनाव में ऐतिहासिक व प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस ऐतिहासिक घटना का श्रेय बाबूजी को देते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक हैं। देश के करोड़ों हरिजन, आदिवासी, पिछड़े व अल्पसंख्यक लोग ने अपना मुक्तिदाता मानते हैं। आपातकालीन व नई शुरुआत। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इस आपातकाल ने संविधान के मौलिक अधिकारों को सवालों के घेरे में ला दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को आम चुनाव की घोषणा तो कर दी, किंतु देश को आपातकाल का डर था। इस परिस्थिति में निपटने के लिए बाबूजी ने अपने पद का त्याग कर दिया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उसी दिवस कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी CFD नामक एक नई पार्टी की रचना की। वर्ष 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी सफलता मिली। जनता पार्टी की सरकार बनी और बाबूजी को रक्षा मंत्रालय का दायित्व दिया गया। 25 मार्च 1977 को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जनता पार्टी में सम्मिलित कर ली गई। जनवरी 1979 में बाबूजी को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 1980 में जनता पार्टी का आपसी मनमुटाव के कारण बंटवारा हो गया। बाबूजी ने मार्च 1980 में अनंत अलग कांग्रेस जे का गठन किया। 1984 के आम चुनाव में सासाराम की जनता ने अपने विश्वसनीय प्रतिनिधि बाबू जगजीवन राम को पुनः लोकसभा के लिए चुना। अंतिम यात्रा। 6 जुलाई 1986 को बाबूजी ने अपनी अंतिम सांस ली। बाबूजी सदैव निर्दयतापूर्वक अन्याय का सामना किया एवं साहस, ईमानदारी व ज्ञान व अपने अमूल्य अनुभव से सदैव देश की भलाई की। वे स्वतंत्रता भारत के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने दलित समाज की दशा बदल दी व अन्य नई दिशा प्रदान की। इन्होंने सदा एक चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया व सदा अपराजित ही रहे। बाबू जगजीवन राम ने 1936 से 1986 तक अर्थात आधी शताब्दी तक राजनीति में सक्रिय रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। बाबू जगजीवन राम जी को कोटि कोटि नमन। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।